हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें दो पार्ट हैं। आज हम एक कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्साह, ठीक है। और आप जिस तरह से पीछे से बैकग्राउंड देख रहे हो उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये किस थीम पर बेस्ड है, बादलों के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। इस कविता में जो सूर्यकांत जी हैं उन्होंने किसके बारे में बताया है कि जो बादल होते हैं, जब वो बादल गरजते हैं तो गरजने के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। उस वर्षा से क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो अच्छा होता है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने जीवन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह मतलब कि अंदर से जोश होना चाहिए। किसी काम को करना है तो उसके लिए अपने अंदर एक पावर रखनी है जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। क्या चीज़ सही है, किस तरह से करना है, किसी काम को सही तरीके से करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कहना चाहते हैं। किसके माध्यम से, जैसे बादल जो होते हैं, जब बारिश होने वाली होती है तो उस टाइम बादल जो है बिल्कुल काले हो जाते हैं, गरजने वाले होते हैं, और वो गरजते हैं और उससे जब वर्षा होती है उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर हमेशा क्या रखना चाहिए, जोश रखना चाहिए। ऐसे नहीं रहना चाहिए कि चलो ठीक है, लाइफ चल रही है तो चल रही है, कोई बात नहीं, आज काम नहीं किया तो नहीं किया, कल कर लेंगे। ऐसा वाला फील नहीं आना चाहिए हमारे मन में। हमेशा ऐसे भरे हुए रहना चाहिए जोश के साथ, ठीक है। तो जोश के साथ ही हम भी शुरू करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे कवि जी के बारे में कि कवि जी कहाँ से थे, क्या करते थे, तो उससे हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। सूर्यकांत जी जो हैं उनका पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कवि के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। प्रमुख रचनाएं इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पते, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी इनकी रचनाएं थी। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हो गई थी इनकी कब, 1961 में। कहाँ 9 तक इन्होंने नॉर्मल फॉर्मल स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया किस लैंग्वेज में, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी में इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा जो थी उन पर इनका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था और ये जो है उन्हीं के विचारधाराओं को फॉलो करते थे, यानी उनके विचारों को फॉलो करते थे। आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो काव्य कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगंज, ये कुछ इनकी काव्य कृतियां थी। उपन्यास में देखें तो क्या क्या है भाई, उपन्यास यानी कि नॉवेल इन्होंने कौन कौन से लिखे थे, बिल्लेल सुर, बकरिहा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़, ये थे इनके कुछ उपन्यास। अब उपन्यास के साथ साथ इन्होंने कहानियां भी लिखी थी। तो कहानियों में कौन कौन सा है, एक तो है सुकुल की बीवी, लीली, ये जो इनकी कुछ कहानियां थी। हिंदी के छायावादी कविता में निराला का महत्वपूर्ण योगदान है, तथापि वे प्रगतिवाद के भी सशक्त हस्ताक्षर हैं। अक्खड़ स्वभाव के थे, ठीक है। निराला की काव्य प्रतिभा निश्चय ही अद्भुत थी। उन्होंने जीवनियां और निबंध भी लिखे थे। कहानियां तो हमने देख ही ली, उपन्यास भी देखे हमने, काव्य संग्रह भी उनका देखा कि उन्होंने लिखा था, लेकिन साथ साथ इन्होंने जीवनियां भी लिखी थी, यानी किसी के जीवन के ऊपर भी लिखा था, और निबंध भी जो हैं वो भी इन्होंने लिखे थे। छायावादी कविता के तो ये कवि थे। साथ ही ये प्रगतिवाद यानी प्रगति, आगे किस तरह से आगे के जो जितने भी आने वाले जो युग थे जो हमने हिंदी साहित्य में पढ़े थे उनमें भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, यानी उनके भी इसमें हस्ताक्षर मीन्स कि इन्होंने भी वहां पर काफी कुछ लिखा था।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहीं से जो है हमारी उत्साह कविता जो है वो शुरू होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो बादल हैं वो बादल क्या करते हैं, गरजते हैं और हम मनुष्यों के लिए क्या करते हैं, वर्षा लाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे बादल जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, जो कि कैसे होते हैं, काले काले से बिल्कुल चारों तरफ से घेर के आ जाते हैं और वो गरजते हैं। तो उनके गरजने से क्या होता है, हम कैसे हो जाते हैं, जब बादल गरजते हैं तो हमको दिख जाता है कि अच्छा बादल जो है आ रहे हैं, काले काले पूरी चारों तरफ जो है पूरा घेर देते हैं, यानी पूरा का पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है। तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि बादल गरजो, आप जो हैं घेर घेर मतलब पूरे जो गगन है जिस तरह से आप पूरा उनको घेर लेते हो चारों तरफ से और गरजना शुरू कर देते हो इस धराधर पर, तो उसी तरह से गरजो और बरसो, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या मिले, नई वर्षा मिले, नया जीवन मिले। ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना के से पाले। और वो क्या कह रहे हैं कि जो आप इस तरह से जो बादल हैं जो गरजते हैं उनको उन्होंने एक मानवीय रूप दिया है, यानी एक मानव की तरह उनकी कल्पना की है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो क्रॉल करते हुए घूमता हो जाता है, पूरे घर में घूमता रहता है, जिसके क्या होते हैं, काले काले घुंघराले से बाल होते हैं। तो जब एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब क्रॉल करता है, जब वो चलता है तो पूरे आंगन पे वो कहीं भी चल जाता है, ऐसा उसको स्पेसिफिक नहीं होता है कि यहाँ तक जाना है या यहाँ तक जाना है। और जब वो चलता है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब खुश होते हैं कि बच्चा चल रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो ऐसे ही जो बादल है उसको भी वो कह रहे हैं कि बादल भी जो है वो अच्छे से गरजे, ताकि लोगों को क्या मिले, खुशी मिले, क्योंकि वहां से क्या आएगी, वर्षा आएगी। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। और ये जो बादल गरजते हैं उनसे क्या होती है, एक विद्युत की चमक, जो बिजली चमकती है। जब बारिश होती तो क्या होता है, थंडरस्टॉर्म भी होता है, बिजली चमकती है। तो जो बिजली चमकती है उससे क्या होता है, उसी चमक को जो चमकती है वो चमक भी हमारे लिए क्या है, नवजीवन वाली है, कि हमको भी उस चमक से, उस बारिश से एक नया जीवन मिलता है। क्योंकि वर्षा जब अच्छी होगी तो फसल अच्छी होती है, बारिश जो होती है, जब बारिश अच्छी होती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं ना कि हाँ भाई अब जो है फसलें अच्छी होंगी, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मन में आने लग जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो विद्युत छवि, जो बादल की जो चमक है, जो बिजली आती है उसकी जो चमक है, उससे हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे मन में भी नया जीवन आने वाला है। तो अगर जैसे बादल होता है वैसे ही अपने मन में भी हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा उत्साह रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर उत्साह रहेगा तो हम नई नई चीजें कर पाएंगे। अगर आपके अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा, अब देखो इसमें आपको ना जब व्याख्या करनी होती है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी 2 से 2 लाइनें हैं उनको आप व्याख्या करो, फिर उस व्याख्या यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसके अर्थ लिखो और उसके साथ अपने आप को फिर ये समझाओ। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बादल जो हैं गरजते हैं, वैसे ही उन्होंने मानव का रूप देते हुए कहा है कि जैसे एक बच्चा होता है वो चारों तरफ घूमता है, उससे हमें खुशियां आती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर हमेशा क्या रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। अब जो जैसे नेक्स्ट लाइन ये बोली थी उन्होंने, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि भाई जैसे बिजली की चमक आती है तो उससे हमको एक उत्साह मिलता है, उसी तरह से हमें भी अपने मन में क्या रखना चाहिए, हमेशा उत्साह रखना चाहिए। क्योंकि जब हम उत्साह रखते हैं तो हम नया नया जीवन यानी कि नई नई चीज़ों को करते हैं। जो जिसको समझ लो, जिसको उत्साह ही नहीं है, किसी को एक्साइटमेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, अगर एक्साइटमेंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको हर चीज़ लगेगी कि ठीक है यार चल रहा है। अगर एक चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइंग बनानी है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा तो आप उस ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें करोगे। जैसे मान लो सिर्फ बनाना है एक कौवे का, और जो थ्रस्टी क्रो मान लो फॉर एग्जाम्पल, वो आपको पिक्चर बनाना है, ठीक है, तो आप पॉट बनाएंगे, आप क्रो बनाएंगे, उसके आगे वो जो पत्थर है, पेडल्स हैं, वो लगाएंगे, इतना करोगे। लेकिन अगर उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको अच्छे से डेकोरेट करोगे। कैसे करोगे, आप उसमें कलर भरोगे, आप उसकी बॉर्डर पे कुछ कुछ करोगे, ठीक है, आप फिर है ना कौवे के आसपास कहीं पर पेड़ वेड़ बना दोगे।
तो ये छोटी छोटी चीजें आप उसमें एक्स्ट्रा डालोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्साह है। अगर उत्साह नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से करोगे नहीं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपके मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, नया जीवन लाओगे, नई नई चीजें करोगे। वज्र छुपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और क्या कह रहे हैं कि वज्र यानी कि जैसे अपने मन में जो है दुख जो है उनको हटा के, उन चीजों को हटा करके, उसको छिपा करके आप क्या करो, नई कविता का रचना करो, नई कविता की रचना करो। यानी कि नए नए जीवन जो है, नई नई बातें जो हैं उनको अपने जीवन में लाओ, जिससे आपका पुरुषार्थ जो है वो खिलकर सामने दिखे। ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में फिर से वो क्या कहते हैं, बादल गरजो बादल गरजो, यानी बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं कि जब बादल गरजेंगे तो उसी तरह से हमारे मन में भी उत्साह रहेगा। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि बादल की पिक्चर्स और रेन ड्रॉप्स। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले जो आकाश में काले काले बादल के जो गरजने और आकाश में जो बिजली चमकने वाली है उनका अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल जो है धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी क्या करते हैं, जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना जो है एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर क्या भर दो, पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर क्या आता है, नया जीवन उत्पन्न होता है। इसीलिए कवि बादल को एक छवि, एक कवि की संज्ञा देते हुए क्या कह रहे हैं कि तुम भी जो क्या है, क्या करो, एक नई कविता की रचना करो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी? वो कह रहे हैं विकल विकल, विकल विकल मीन्स होता है व्याकुल। ठीक है। विकल मीन्स होता है व्याकुल। उन्मन मतलब अनमना या फिर बेमन से। ठीक है। या बेचैन भी बोल सकते हो। ठीक है। विश्व के निधाग, निधाग मीन्स होता है गर्मी। ठीक है। गर्मी में जब तपते हैं ना उसको बोलते हैं गर्मी, गर्मी लिख सकते हो। ठीक है। आगे है क्या बोलते हैं, विकल विकल। विकल विकल मीन्स कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जो जन है, सकल जन, जितने भी यहाँ के जन है वो सारे के सारे लोग कैसे हैं, बहुत ही व्याकुल और बेमन से हैं, बिल्कुल बेचैन से हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो विश्व है वो पूरा का पूरा कैसा हो रखा है, गर्मी से तप रहा है। तो बादलों को कह रहे हैं कि यहाँ जो व्यक्ति लोग हैं, जितने भी जन हैं, वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेमन से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो कैसी हो रही है, तप रही है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और इस तरह से उन्होंने कहा कि फिर अज्ञात दिशा से मतलब कहीं से बादल जो हैं वो गरजते हुए आए और वो क्या करने लगे, बरसने लगे अनंत के घन। इस जो घन है, जहाँ अनंत है यानी कोई उसकी सीमा नहीं है, वहां से कुछ बादल जो हैं वो अज्ञात दिशा से आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और वो फिर बादलों को क्या कहते हैं कि तुम जो हो बादल, अब ये जो धरती है जो तप रही है उस पर क्या करो, वर्षा करो और इसको फिर से कैसा कर दो, बिल्कुल ठंडा कर दो, शीतल जल की तरह इसको पूरा भर दो। दैट मीन्स कि बादलों को वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। तो इसके लिए जो बादल हैं वो क्या करें, यहाँ पर बरसात करें, वर्षा करें, जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हो जाएं, आनंदित हो जाएं, वो शीतल जल से भर जाएं, यहाँ की जो धरती है वो पूरी तरह से ठंडी हो जाए। अब इसको तो इन्होंने कविता के फॉर्म में बोला है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मानवीकरण किया है ना। तो यहाँ पर वो मनुष्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उनको भी अपने अंदर साहस और उत्साह रखना चाहिए, किसी भी कार्य को करने का उमंग रखना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति बेमन से है, व्याकुल है, कोई चीज नहीं कर रहा है, तो साहस उत्साह उनके अंदर एक नई चीज डालेगा, जिससे वो क्या करेंगे, किसी भी कार्य को बहुत
अच्छे से कर पाएंगे और उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, जैसे शीतल पानी है उसी तरह से उनका जीवन जो है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि कवि बादलों की क्रांति की प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे थे कि वे अपने सोए हुए पुरुषार्थ को क्या करेंगे, फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेंगे, हमें जीवन की नई आशा देंगे। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी जो हैं वो लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से क्या हुआ, घने बादल जो हैं वो आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप जो है धरती तक नहीं पहुंचती है और फिर बादल जो है घनघोर वर्षा करके गर्मी से ये तड़पती हुई जो धरती है उसकी प्यास बुझाकर उसे शीतल और शांत कर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग जो हैं वो भीषण गर्मी से के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन जो है वो उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयां जो हैं उनके आगे हार नहीं मानना चाहिए। प्रॉब्लम सबके पास आती है, तो प्रॉब्लम आती है बिल्कुल आती है, सबके पास आती है। उस टाइम पर अपने पुरुषार्थ यानी अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से कड़ी मेहनत करें तो आपका जीवन भी कैसा हो जाएगा, एक बगीचे की तरह हो जाएगा जहां पर फिर से क्या हो रहा है, फल फूल खिल उठेंगे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन की जो है जीने की इच्छा जो है उसको कभी मारने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हार नहीं मानो। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, अप्स डाउन्स बहुत आते हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर मत करो, उन चीज़ों से सीखो और आगे बढ़ो, उन चीज़ों को करो। काफ़ी जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि पढ़ने में कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। तो बिल्कुल आप एक इंसान हो तो आपका मन ऐसा होगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं अपने अंदर ऐसा रखो तो ये होगा वो होगा। मन करेगा कि आज नहीं पढ़ते हैं, आज ये नहीं करते हैं, बट मन नहीं करता तो उसके लिए क्या करो, आप जहां आप 5 घंटे पढ़ते हो या 4 घंटे पढ़ते हो, आप 1 घंटा पढ़ो। बाकी टाइम आपको जो लगता है कि मुझे कुछ करना है आप उसको कर लो, लेकिन उस जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। ऐसा एकदम से ब्रेक मत करो, क्योंकि ब्रेक कर दोगे तो फिर लिंक टूट जाएगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे। जैसे कई बार होता है कि अरे स्कूल नहीं जाने का मन है, तो स्कूल नहीं जाने से क्या होगा, आप धीरे धीरे उससे कटते जाओगे। मन नहीं है बट जाओ। हो सकता है उस दिन आप अपना 100% नहीं दे पाओगे क्लास में, आप ज़्यादा अटेंशन के साथ नहीं रहोगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर शायद नहीं दे पाओगे, बट स्कूल जाओगे तो आप उस सिचुएशन में रहोगे। सिचुएशन में रहते रहते आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो फिर तो मैं और पीछे हो जाऊँगा। तो उस चीज़ से आपको क्या हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं करना है, और नेक्स्ट डे आप वापस से अपने फॉर्म में आ जाओगे। और जहाँ स्कूल नहीं जाओगे, पूरा दिन घर में रहोगे, सोचोगे क्या किया, टाइम वेस्ट किया, ऐसे चले ही जाते। तो ये चीज़ आपको जिस भी प्रॉब्लम में हो ना, उस प्रॉब्लम से निकलो मत, उसके अंदर ही रहो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कम होगी नहीं होगी, नहीं होगी, थोड़े परेशान होगे, पर चलने देना, ये प्रोसेस है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। तो यहाँ पर था ये जो हमारी पोयम, ये जो कविता थी जो कंप्लीट हो गई, उत्साह, कि हमें अपने जीवन में हमेशा कैसा रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। अब कुछ प्रश्न हैं बहुत ही सिंपल से, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो देखो भाई, रिमझिम फुहार, इससे जब होती है तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आता है, कोई उत्साह नहीं होता है। लेकिन जब बादल गरजते हैं तो हम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर एक हलचल सी होती है। रिमझिम हो रही होती है तो हम बहुत कूल रहते हैं ना, तो रिमझिम, ये गरजना, रिमझिम हो रही होती है, छोटी छोटी सी फुहार हो रही होती है, तो वहां पर हमें हमारे उत्साह का आनंद नहीं आता है, हमारे अंदर जोश नहीं आता है, हमारे अंदर साहस नहीं आता है। इसलिए कवि जो है बादलों को गरजने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या होता है, एक साहस और एक उत्साह की उमंग जगती है। तो कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहते हैं। फुहार रिमझिम में बरसने से क्रांति वाली फील नहीं आती है। समाज में परिवर्तन लाना है तो आपको क्रांति आवश्यक है, और यही कारण है कि बादल के लिए क्या वो कर रहे हैं, गरजने वाला शब्द जो है वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको समाज में कुछ चेंजेस चाहिए, अपने आसपास कुछ चेंज आना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि किसी को प्यार से बोल दोगे तो हो जाएगा।
आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, तो वो साहस और उत्साह होगा तभी आप उस चीज को कर पाओगे। तो इसीलिए बादलों के लिए गरजना यूज किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? सिंपल है कि भाई उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे मन में बहुत नए नए भाव जो हैं, नए नए विचार आते हैं और उन विचारों के लिए हमारे अंदर उत्साह होना जरूरी है। और बादलों को यहाँ पर उन्होंने इंगित करते हुए कहा है कि जिस तरह से बादल गरजते हैं और लोगों के जीवन में वर्षा लाकर नए जीवन का संचार करते हैं, इसी तरह से हमारे अंदर भी उत्साह होगा तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन में नई नई चीजों को कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर दे रखा है क्योंकि उत्साह मन में नए भाव और परिवर्तन का भाव जगाता है, समाज में क्रांति के लिए उत्साहित है, इसलिए उत्साह शीर्षक जो रखा गया है। मनुष्य उत्साह होता है तो उन्नति का ही कारण है, उसकी उन्नति का कारण ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो भाई बादल किस किस की ओर संकेत करता है? एक तो क्रांति आने के लिए, एक साहस के लिए, उत्साह के लिए, नए जीवन के लिए, नूतन कविता की ओर, इन सभी चीजों की अर्थ की ओर उन्होंने अपना इशारा किया। तो इसमें आप साहस के लिए, उत्साह के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4 जो कि अंतिम प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। देखो क्या कह रहे हैं कि शब्दों का ऐसा प्रयोग हो रहा होगा जिससे आपको क्या लग रहा होगा, कुछ ऐसा इमोशन, खास भाव आपको दिख रहा होगा या कोई ऐसा पिक्चर दिख रहा होगा, दृश्य दिख रहा होगा जिससे आपको क्या लग रहा है, एक ध्वन्यात्मक यानी एक ध्वनि जैसा लगता है, साउंड जैसा फील होता होगा। तो ऐसे कोई शब्द जो है आप उनको बताना है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य कहते हैं। नाद मतलब कुछ बजने बजाने वाली कुछ आवाजों का सौंदर्य होता होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो जैसे क्या है, घेर घेर घोर गगन, जब गगन जो होता है, बादल गगन जो है, वहां पर बादल जो है जब घिर जाते हैं और आवाज आती है तो वो क्या है, एक साउंड आता है उससे, है ना। ललित ललित काले गुंगराले, ललित ललित यानी कि प्यारे प्यारे से काले काले गुंगराले बाल जो हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो उसमें भी एक सौंदर्य आ रहा है। विद्युत छवि उर्मे, एक बिजली की चमक जो है वो भी क्या है, चमक, बिजली की चमक से क्या होता है, आवाज आती है, तो वो भी एक नाद सौंदर्य है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, हमारा मन जो है विकल है यानी बेचैन सा है, तो ऐसे ही जब बादल गरजते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उनकी गरजना होती है, तो वो विकल विकल यानी कि व्याकुल व्याकुल से हैं। इस तरह से जो शब्द यूज किए गए हैं वो क्या है, ध्वनि वाले हैं। जैसे कल कल नदी होती है, तो इस तरह के जो शब्द हैं जिससे क्या आ रहा है, ध्वनि वाला कुछ सौंदर्य दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, इसका फर्स्ट पार्ट है ना, उत्साह। इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अट नहीं रही, वो भी बहुत ही बढ़िया सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।